In third normal form, a relation schema R is in third normal form if whenever a functional dependency X to A holds in R. That means if there is any dependency in the form of X to A, either X to A is a trivial dependency. Trivial का पता ही है क्या होता है कि A must be a subset of X. अगर है तो वो trivial होगा. यानी कि X to Y कोई भी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है वो ट्रिवियल तब कहलाती है जब Y इज ए सबसेट ऑफ X होगा. ठीक है. अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो क्या होना चाहिए, X आपका क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, या A आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना. प्राइम एट्रीब्यूट भी आपको पता है कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है. प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. तो अगर X to A कोई भी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी है तो X या इधर सुपर की होना चाहिए. अगर ये A या और A मस्ट बी ए प्राइम एट्रीब्यूट. राइट. तो एग्जांपल के तौर पे हमने कल बात भी की थी तो दिखाया भी था, जैसे कि ये था इन दैट जो हमारे रिलेशन आए थे जब हमने R1 और R2 क्रिएट किए थे. राइट. ये पेंट्स ऑफ दिख रहा है सभी को. हेलो, आवाज क्लियर आ रही है आपको. ठीक है. तो ये हमने जो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो R1 और R2 रिलेशन हमने जब बनाए थे, ध्यान दीजिएगा, R1 में कंट्री नेम और टैक्स रेट रखा था जिसमें हमारे पास FD बन गई थी. कौन सी FD जो थी वो थी कंट्री नेम टू टैक्स रेट. सी हियर टैक्स रेट is a kind of a non-prime attribute. Tax rate is a non-prime attribute, right? Because country name drive this, so that means country name will be your candidate key for this relation. Clear? So see here, this is a candidate key है, यानी कि वो super key भी हो सकती है. तो यानी कि this is a super key in that. So it is in now 3NF. It is in 3NF, right? Similarly, अगर हम यहां पर देखें लॉस टू रिलेशन में प्रॉपर्टी आईडी, कंट्री नेम, लॉट नंबर, एरिया एंड प्राइस विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी आईडी ड्राइव द कंट्री नेम, लॉट एंड एरिया प्राइस. दैट मींस हियर प्रॉपर्टी आईडी में भी ये कैंडिडेट की. तो इसके लिए इस रिलेशन के लिए जो आपकी कैंडिडेट की बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं. एक तो हमारी ये प्रॉपर्टी आईडी. ठीक है. और दूसरी कैंडिडेट की हमारी क्या है, कंट्री नेम है, क्योंकि कंट्री नेम भी सारे एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा है. कंट्री नेम विद लॉट नंबर. तो ये हमारे जितने भी एट्रीब्यूट बने वो हमारे क्या हो गए, ये हमारे कैंडिडेट की के पार्ट हो गए. तो ये हमारे एट्रीब्यूट कहलाएंगे प्राइम एट्रीब्यूट. राइट. और बाकी बचे हुए कौन कौन से एट्रीब्यूट बचे, यहां पर बचा हुआ एरिया और यहां बचा हुआ प्राइस. दीज आर कॉल्ड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. राइट. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, यहाँ पे देखिए ये और ये. ठीक है. See here, all these attribute not derived by a candidate key or that is also super key. So in that case, this is now in 3NF. ये violate नहीं कर रहा है. Similarly, country name and lot number drive property ID, area price. That means here this is now a super key. So that means this is also not violating the property of 3NF. But here area drive price and यहाँ पे क्या हो रहा है, ये non prime attribute है. ये कैसा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो क्या होना चाहिए, हमने बताया था क्या, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन दैट केस हमने बताया था आपको कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, नॉन प्राइम अगर एट्रीब्यूट है ये, तो यहां पर ये जो एक्स है वो क्या होना चाहिए था, सुपर की. यहां एक्स क्या होना चाहिए था, सुपर की. अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एरिया टू प्राइस है, एरिया टू प्राइस ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. तो अगर ये 3NF में होता तो ये यहां पर क्या होना चाहिए, ये सुपर की होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. ठीक है. तो दैट मींस दिस इज नॉट दिस functional dependency violate the 3NF. So we have to decompose this loss to relation into R2B, R2A, जिसमें एक ये रखा एरिया एंड प्राइस, जहां पे अब एरिया बन गया हमारा सुपर की फॉर दिस रिलेशन. नाउ हियर दिस इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट,
ठीक है, और ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, एंड प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज योर इन 3NF, राइट, क्लियर हो रही। ऑलरेडी यहां से जब हमने इसको एरिया और प्राइस को हटा दिया तो हमारे पास अब जो लॉस टू बी रिलेशन बना वो क्या हो गया, प्रॉपर्टी आईडी, कंट्री नेम, लॉट नंबर एंड एरिया। तो कंट्री नेम एंड लॉट नंबर ड्राइव प्रॉपर्टी आईडी एरिया। तो ये भी अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये कैंडिडेट की बना रहे हैं अभी भी, तो ये 3NF में है, ये वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखिए प्रॉपर्टी आईडी ड्राइव दिस, तो यहाँ पे ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, और कैंडिडेट की है या यू कैन से सुपर की है, ये भी ड्राइव कर रहा है, दैट मींस दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 3NF, राइट। सो नाउ योर रिलेशन R2B एंड R2A बोथ आर नाउ इन 3NF, क्लियर हो रही। तो क्या प्रॉपर्टी है जो हमने कल बताया था आपको इसमें, कि अगर कभी भी X2A आपका कोई डिपेंडेंसी है तो X आइदर सुपर की हो, या ये वाला जो एट्रीब्यूट है A वो आपका कैसा होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ये नॉन प्राइम है तो यहां पर X क्या होना चाहिए, सुपर की होनी चाहिए, बस इन ए सिंपल वे। क्लियर हो रही है बात मनीषा? यस सर। क्लियर हो रहा है कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी X2A अगर एग्जिस्ट करती है, अगर वो नॉन ट्रिवियल है तो X क्या होना चाहिए, X नहीं, X सुपर की। ओके सर। और A अगर प्राइम है, यहां पर A अगर प्राइम है, ठीक है, तो हमें इसको चेक ही नहीं करना कि वेदर इट इज सुपर की और नॉट, राइट। अगर ये नॉन प्राइम है तो यहां चेक करना है कि ये X क्या होना चाहिए, सुपर की, ठीक है। और सुपर की और कैंडिडेट की और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं ज्यादा, बस केवल मिनिमल सबसेट का है, अगर एक एट्रीब्यूट तो मिनिमल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, we have already discussed this, right? Now come to the Wyckoff norm of visible or not, PPT visible हो रही है? यस सर। यस ठीक। सर। So BCNF is a very important and this is the most desirable form of the normal form. Whenever we have to create any relational database, right? So your relation must be satisfy the Wyckoff normal form, right? So this is the highest normal form in terms of when we discuss only the functional dependencies, right? So a relation schema R is in Wyckoff normal form or BCNF if whenever an FD X2A holds in R, then X is a super key of R. X is a super key of R. It's the simplest way to find any relation is in Wyckoff normal form. In that X2A holds in R, X must be a super key, right? And it is the restricted normal form. So each normal form is strictly stronger than the previous one. Like whenever we talk about 2NF, it is stricter than the first NF. Whenever we talk about 3NF, it is stricter than the second NF. And BSNF is most stricted normal form of the relational database design concepts. So every BSNF relation is in 3NF. जब भी हम BCNF की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, पहले तो वो 3NF में होना चाहिए, बट there are some relation, right, those are in 3NF but not in BCNF. So our goal is to achieve the relation in BCNF, right? We have to achieve that your relation must be in BCNF, right, or 3NF, but it is more stricter than 3NF, then we call it is BCNF, right? So what is the example in that? See here, let for example lots 1A, where we have added one more functional dependency FD5, that is area now determine here country name. Area now determine country name. All other FDs are same, just FD1 that is property ID now determine country name, lot number and area, and country name and lot number both are determined property ID and area, right? So convert it into the BCNF form. So how it will be done? So check it here.
property ID. See next, country name, then we have a lot number, and we have a area. These are the 4 attributes. Now see here, here we have a property ID. Now determine all other attributes like country name, lot number, and area. And country name and lot number, these now determine area and property ID. And fifth ID, that is area, now determine here country name. Right, ये हमारी थी area, now determine the country name. See, now check in that BCNF property. BCNF कहता है, सबसे पहले BCNF में एक प्रॉपर्टी है कि आपका ये 3NF में होना चाहिए, राइट, कि R must be R is in 3NF. ठीक है. दूसरा कहता है कि अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, इफ देयर एग्जिस्ट a functional dependency in the form of x to a, then a must be a super key, or you call it is a candidate key, right? Fine. So see here, in this, like this is FD1, this is FD2, and this is FD5. FD5, right? See here, यहां पे क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी देखिए, ये जब ड्राइव कर रहा है तो ये कैंडिडेट सुपर की है आपकी, ठीक है, और यू कॉल इट इज कैंडिडेट की. यहां पे देखिए कंट्री नेम और लॉट नंबर बोथ आर ड्राइव दिस प्रॉपर्टी आईडी एंड एरिया, दैट इज ऑलरेडी ओके. बट यहां पे देखिए एरिया डिटरमाइन कंट्री नेम, बट एरिया इज नॉट योर सुपर की. ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, एरिया determine what country name, right? ठीक है, चेक करिए यहां पे एरिया क्या सुपर की है या कैंडिडेट की है, नहीं है. तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी जो हमारी है कि इफ देयर एग्जिस्ट एनी एफडी इन द फॉर्म ऑफ एक्स टू ए, तो एक्स क्या हो, सॉरी एक्स मस्ट बी सुपर की, यहां पे एक्स होना चाहिए, एक्स मस्ट बी ए सुपर की, ए नहीं, एक्स मस्ट बी ए सुपर की. तो यहां पे ये एरिया क्या होना चाहिए था, सुपर की, जबकि यहां पे ये है नहीं. दैट मींस वी हैव टू आर रिलेशन कैन बी नाउ डिकम्पोज इनटू आर, कैन बी डिकम्पोज इनटू R1 एंड R2, राइट. सो R1 एंड R2 में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. तो R1 रिलेशन हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, तो यहां पे जो R1 रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, R1 हमारा जो रिलेशन बना जिसमें हम कह सकते हैं क्या क्या आएगा, एरिया आएगा और क्या आएगा, कंट्री नेम आएगा, राइट, एरिया एंड कंट्री नेम. ठीक है, और जिसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी वो कौन सी होगी, FD5 वाली, वो क्या होगी, वो होगी आपकी एरिया नॉट ड्राइव, किसको ड्राइव करेगा, कंट्री नेम. ठीक है, अब यहां पे चेक करिए, जब ये है तो यहां के लिए आपकी सुपर की क्या बन गई, बताइए, इसकी सुपर की क्या होगी इस R1 रिलेशन के लिए, एरिया. एरिया, वेरी गुड, राइट. तो यहां पे हमारी सुपर की जो बन रही है वो हो गई हमारी एरिया. ठीक है, अब हमारा दूसरा जो रिलेशन होगा
जो R2 रिलेशन हम करेंगे, वो क्या होगा, R2 रिलेशन, जो कि हमारा होगा क्या क्या होंगे, प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है, और लॉट नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी और सॉरी कंट्री नेम, लॉट नंबर, ठीक है, because we have these only attributes, right? And with their functional dependency, FD now here one first one, that is property ID, now derive the country name, lot number and लॉट नंबर, राइट, क्योंकि एरिया ही नहीं अब यही, ठीक है। और दूसरी एफडी जो इसमें बचेगी वो क्या थी, वो होगी कौन सी, कंट्री नेम एंड लॉट नंबर, नाउ डिराइव द व्हाट, दैट इज प्रॉपर्टी। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही कि कैसे हमने, अब देखिए यहां पर आपकी जो सुपर की कैंडिडेट की जो बन रही हैं वो क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी भी कैंडिडेट की हो सकती है या कंट्री नेम एंड लॉट नंबर भी कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। और दोनों ही देखिए यहाँ पर ये बस ये चेक करना कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एट्रीब्यूट है, क्या ये सुपर की या कैंडिडेट की है, यस ये दोनों ही सुपर की और कैंडिडेट की है, दैट मींस वी हैव this relation is in BCNF. Now this relation is now in BCNF. Right? R1 and R2 now in BCNF. ये बात सबको समझ में आ रहा है कि how we can decompose any relation into the BCNF. तो हम शुरू से देख लीजिए कि पहले हम चेक करेंगे कि वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, फिर चेक करेंगे वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कोई भी रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वो फर्स्ट एनएफ में हो और कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी होल्ड ना कर रहा हो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है और कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होल्ड ना हो रही है, यानी कि कोई भी डिपेंडेंसी अगर x टू a के फॉर्म में है और ये नॉन ट्रिवियल है तो a x मस्ट बी ए सुपर की, और अगर ये सुपर की नहीं है तो a क्या होना चाहिए, ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, एंड सो ऑन। और BCNF के केस में सिंपल है, दैट इज इफ a relation is in BCNF, it is in 3NF, and one more thing in that, if there exists any dependency x to a, then x must be a super key, right? So here check all these area is now super key, in that property ID and country name lot number both are in the prime attribute, so this is also in BCNF, right? यहाँ पे ये देखिए ये सारे आपके एट्रीब्यूट जो हैं वो सुपर की को बिलोंग कर रहे हैं, right? This is for the BCNF, right? Now, here we have a relation. That relation is in BCNF. See, every relation in BCNF is in 3NF. जो भी relation हमारा BCNF में होगा वो 3NF में होगा, but it is not necessary that every relation in 3NF is in BCNF. क्लियर दिस पॉइंट, ये नोट कर लीजिए, इस पे नोट्स आता है कि स्टेट दैट कि एवरी रिलेशन इन BCNF इज इन 3NF, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिलेशन इन 3NF इज इन BCNF, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको जस्टिफाई करना होगा, राइट? तो बताइए जो ये रिलेशन है क्या ये BCNF में है, क्या ये 3NF में है? कौन बताएगा? यस सर, बताइए बेटा, क्या ये BCNF में है? नो सर। ये रिलेशन आपका BCNF में 3NF और 3NF में पहले ही रहे, ये रिलेशन 3NF में है? यस सर। ये 3NF में कैसे है? क्योंकि सर इसमें ना पार्शियल डिपेंडेंसी है ना ट्रिवियल डिपेंडेंसी।
ना ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, सॉरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंस सर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा ये बताइए, हमारे पास अगर FD1 कहते हैं तो FD1 में जो हमारे पास आ रही है वो आपकी है AB2C, यही आ रहा है, ठीक है। और दूसरी जो FD है, ठीक है, वो कौन सी है हमारे पास आ रही है, दैट इज C2B। ठीक है। 3NF की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिंपलेस्ट वे में अगर आप चेक करें जब भी, तो चेक क्या करें, X2A, ठीक है। और अगर ये नॉन प्राइम है, ये अगर नॉन प्राइम है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। X क्या होना चाहिए, सुपर की, ठीक है। ये क्या होना चाहिए था, सुपर की, नॉन प्राइम है। अब बताइए यहां पे C कैसा है, नॉन प्राइम है या प्राइम है, इसकी कैंडिडेट की क्या होगी, कैंडिडेट की क्या होगी, नॉट सुपर की है। C इज नॉट सुपर की। कैंडिडेट की हमारी इसमें बन गई क्या, AB। तो यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, A एंड B। एंड और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, ओनली C, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे इस वाली FD में AB टू C, AB टू C, AB टू C के केस में यहां पे AB टू C ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यहां पे ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड कर रहा है, AB पर। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड कर रहा है, AB पे, ठीक है। यानी कि ये AB क्या है, सुपर की है। AB क्या है यहां पर, सुपर की, यानी कि ये 3NF में को वायलेट नहीं कर रहा है, यानी कि ये 3NF में है। अब यहां पे देखिए दूसरा वाली FD C2B के केस में, B कैसा एट्रीब्यूट है, B कैसा एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट देखते ही उसे यह नहीं देखना है कि वो सुपर की है या कैंडिडेट की है, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही वाली जो प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी कि X2A केस में यहां पर अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो ये चेक करेंगे कि X सुपर की है या प्राइम कैंडिडेट की है। यहां पर अगर ये प्राइम एट्रीब्यूट है तो हमारा वो प्रॉपर्टी 3NF में होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे B कैसा एट्रीब्यूट है, B कैसा एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट, right? That means this is also in 3NF. It's not violating the property of 3NF. So this now relation is in already in 3NF. Yes, it is in 3NF. ये बात सबको समझ में आ रही है? How we can say this relation is in 3NF? We check whether what is the condition for the 3NF. So in that case यहाँ पे चेक किया है, B हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट, तो यानी कि ये भी 3NF है। AB टू C है और AB क्या हमारी सुपर की है, ये भी हमारी 3NF। So that means this relation is in 3NF. क्लियर हो रही है बात, ये बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब बताइए क्या ये BCNF में है, क्या ये BCNF में है, नो सर। क्यों नहीं है, रीजन? सर C2B में C वायलेट कर रहा है BCNF प्रॉपर्टी। तो C क्यों वायलेट कर रहा है, सर C क्यों वायलेट कर रहा है, ये सुपर की नहीं है। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं हम, जब हमारा BCNF में हो तो X2A अगर कोई आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो X क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। X क्या होना चाहिए, ये सुपर की होना चाहिए।
बस। सो ये सी टू बी के केस में सी इज नॉट योर सुपर की, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिकम्पोज दिस रिलेशन इनटू टू रिलेशन एंड दैट वेज वी हैव टू डिकम्पोज दिस रिलेशन। बताइए क्या होगा वो रिलेशन? बताइए क्या होगा? एक तो इसमें क्या करेंगे, किसको किसको लेंगे? एक तो सी टू बी है, जो जो ये वायलेट कर रहा है वो आपको अलग कर दीजिए, तो एक R1 रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, R1 रिलेशन बनेगा तो उसमें क्या आएगा बताइए, किसकी वजह से वायलेट हो रहा था? कौन सी एफडी की वजह से वायलेट हो रहा था? सी टू बी की वजह से, तो उसको अलग कर दीजिए, तो बी और सी एक में हो गए। ठीक है, बी और सी और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी? द एफडी सी टू बी। अब यहां पे सी क्या हो गया आपका? सुपर की। ठीक है, यहां पे सी क्या हो गया? सुपर की। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा? R2। ठीक है, अब R2 क्या रिलेशन बनेगा? देखिए ए से सी में जा रहे हैं, ए एंड सी का रिलेशन। ठीक है, और इसके लिए एफडी जो बचेगी वो होगी क्या? ए टू सी, ए टू सी। राइट, नाउ दिस इज नाउ इन BCNF, ऑल दिस रिलेशन इज इन BCNF। राइट, नोट कर लीजिए इसको और समझ लीजिए इसको। सर हाँ, ये जो था ये मतलब 3NF में है क्या? ये वाला R1 एंड R2 वाला, ये R रिलेशन की बात कर रहे हो आप कि R1 R2 की बात कर रहे हो? R रिलेशन। R रिलेशन तो 3NF में है, अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह से है। नहीं है समझ में? C2B के केस में देखिए आपने क्या कहा, B क्या होना चाहिए था? नॉन प्राइम, बट यहां पे B कैसा एट्रीब्यूट है? प्राइम। प्राइम। तो जब ये प्राइम है तो ये मैटर नहीं करता कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में कैंडिडेट की है या नहीं है, प्राइम है या नहीं है, बट यहां पे चेक करना होगा कि ये राइट हैंड साइड का आपका एट्रीब्यूट किस टाइप का। राइट हैंड साइड में अगर एट्रीब्यूट प्राइम है, नो मैटर कि लेफ्ट साइड का क्या है। ठीक है, जब अगर ये नॉन प्राइम है, अगर राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम है, तो यहां चेक करेंगे क्या ये सुपर की है या नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि अगर यहां पे नॉन प्राइम है तो हम यहां चेक करेंगे सुपर की है या नहीं है, अगर यहां प्राइम है तो हम यहां नहीं चेक करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो these two FDs satisfy the properties of 3NF, that's why this relation is in 3NF but not in BCNF, because BCNF की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर X to A कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो X मस्ट बी सुपर की। ठीक है, लेकिन यहां पर C इज नॉट ए सुपर की, चाहे यहां पे प्राइम हो नॉन प्राइम हो, नो मैटर, बट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो सुपर की होना चाहिए था यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर जबकि है ही नहीं तो हमने इसको अलग कर दिया, C2B बच गया। अब जब C2B अलग कर दिया है तो हमारे पास जो एफडी ये थी AB to C, तो ये बच गई केवल A to C। राइट, सो दीज आर टू रिलेशन नाउ इन BCNF। क्लियर हो रही है बात? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है और ये कई बार पूछा जाता है कि आपको एक एग्जांपल देके आप समझाइए कि कोई रिलेशन आपका BCNF में है लेकिन वो 3NF में है लेकिन BCNF में नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज same example, that is a relation that is a student, course and instructor. Now can you tell me what are the FD exists in this relation? जब भी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी X टू बाई होल्ड होती है, यानी कि X ड्राइव बाई है, ठीक है, तो वी हैव टू चेक टू टपल T1 एंड T2।
ठीक है, T1 एंड T2 के लिए फॉर एनी टू टपल T1 एंड T2 इफ T1 ऑफ X T1 of X is equivalent to T2 of X अगर एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो हमारा T1 of Y must be equivalent to T2 of Y। क्लियर? ये बात समझ में आता है? ये हमने बताया भी था जब फंक्शनल डिपेंडेंसी को कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। T1 ऑफ X इक्वल टू T2 ऑफ X अगर है तो ये क्या, T1 ऑफ Y is equivalent to T2 of Y, then we call there exists a functional dependency between X and Y as functionally determined by। क्लियर है अनुष्का? ठीक है, वेरी गुड। अगर आप यहां पे देखिए स्मिथ है, स्मिथ ये वैल्यू देखो T1 और T2 की बात करें, यहाँ पे T1 T2 सेम है, तो यानी कि ये वैल्यू भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ डाटाबेस है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि स्टूडेंट कैन नॉट ड्राइव कोर्स। क्लियर हो रही है ये बात अनुष्का? क्लियर? ठीक है, अब बात आती है क्या कोर्स इंस्ट्रक्टर को ड्राइव कर रहा है, क्या डाटाबेस ये देखो वैल्यू सेम है, यहां पे भी सेम होने चाहिए थे, मार्क एंड नवादे आर डिफरेंट, दैट मींस कोर्स आल्सो नॉट ड्राइव इंस्ट्रक्टर। बट यहां पे अगर मार्क है, यहां मार्क है, मार्क क्या इनकी वैल्यू इनके करस्पॉन्डिंग डाटाबेस, यहां पे भी डाटाबेस, राइट? यहां देखिए नवादे, यहां पे भी डाटाबेस, यहां पे भी डाटाबेस, ठीक है, यानी फॉर एवरी T1 and T2 if these values are same then course is also same, that means instructor drive course। क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्टर ड्राइव कोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। बात क्लियर हो गई? सिमिलर वे अगर हम देखें नारायण, कॉम्बिनेशन बनाए, अगर नारायण विद द डाटाबेस, ठीक हो ना? बिल्कुल, नारायण विद द डाटाबेस, ठीक है, दिस इज ए यूनिक एंटिटी, स्मिथ डाटाबेस इज आल्सो यूनिक एंटिटी, ठीक है, एवरी नाउ combination of teach and course, these now become a unique entity, right? देखिए नारायण विद ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, नारायण विद डाटाबेस हो गया, तो दिस इज नॉट डिफरेंट, ठीक है, बेलास विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, बेलास विद डाटाबेस, ठीक है, ऑल दिस, सो दिस कैन बी ड्राइव। देखिए अगर ये हमारा यूनिक है तो मार्क आ रहा है, ठीक है, स्मिथ विद डाटाबेस नवादे आ रहा है, दैट मींस स्टूडेंट एंड कोर्स दोनों ही मिलके इंस्ट्रक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज जस्ट सिमिलर टू दिस प्रीवियस एग्जांपल ABC, B now drive C and C now drive B, so you can also see here this is just similar to the previous example, and same way this can also be treated here. This relation is now in 3NF but not in BCNF। क्लियर हो रही बात? इसको भी सॉल्व वैसे करेंगे जो हम प्रीवियस एग्जांपल की तरह से सॉल्व किया था, ठीक है। नाउ सो समटाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एफडी नहीं देते हैं, आपको टेबल दे देंगे और टेबल के थ्रू पता करिए कि क्या क्या एफडीज हैं और क्या आपका किस नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट? Come to the next, that is when we decompose the relation, there are two properties we have to consider. These are called the lossless joint decomposition and another one is called dependency preserving decomposition, right? ये तो हमने डिस्कस की थी। लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन में हमने क्या बताया था कि अगर कोई रिलेशन एक से ज्यादा सब रिलेशन में डिवाइड होता है, डिकम्पोज होता है, जब इनको ज्वाइन करें तो कोई भी स्पूरियस टपल नहीं आना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा टपल नहीं आना चाहिए। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, राइट? सो इन केस ऑफ द लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, स्क्रीन विजुअल है? Yes, sir. ठीक है। In case of the lossless joint decomposition, let a relation R decompose into relation R1 and R2, right?
That means relation R is decomposed into relation R1 and R2. Decomposition is lossy, right? Decomposition is lossy if R1 joined with R2 is a superset of R. Means R आपका ओरिजिनल रिलेशन था, ध्यान रखिएगा, R आपका ओरिजिनल रिलेशन था, जब आपने डिकम्पोज किया R1 और R2 में, और अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो इस जो ज्वाइन के बाद जो रिजल्टेंट टेबल बनेगी या रिलेशन आएगा, अगर उसमें एक्स्ट्रा टपल आ रहे हैं तो दैट मींस दिस रिलेशन, दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसी डिकम्पोजिशन. क्लियर दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है कि डिकम्पोजिशन लॉसी कब होगा? जब आपके स्पूरियस टपल आपके डिकम्पोज्ड रिलेशन में आ रहे होंगे, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा टपल्स आ रहे होंगे. Decomposition is lossy if R1 joined with R2 is a superset of R. Decomposition is lossless if R1 join R2 is equivalent to R. मतलब जो आपका ओरिजिनल रिलेशन था, डिकम्पोज के बाद भी अगर उनका ज्वाइन करें तो वो ही रिलेशन आए तो वो कैसा होगा? लॉसलेस. क्लियर होगी ये बात? लॉसी कब होगा? जब एक्स्ट्रा टपल आ गए. लॉसलेस कब होगा? जब इक्विवेलेंट रहे, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा है ना ही कोई कम आए. दैट मींस दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल रिलेशन. क्लियर? राइट. टू चेक फॉर लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन यूजिंग FD, following condition must be hold. The rule 1, that is union of attributes R1 and R2 must be equal to attributes of R. That means whenever we decompose R into R1 and R2, whatever the attribute exists in R, then when we decompose it into R1 and R2, so whatever the attribute these two attributes contain, then the union of these two attributes must be same as R. There must not be extra attribute or we have a lesser attribute, right? In that. Second property, it will say intersection of attribute of R1 and R2 must not be null. That means at least one of the attribute must be common in these decomposed relation. जितने भी आप डिकम्पोज कर रहे हैं तो उनमें कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए. सो हियर वी हैव सीन हियर एट्रीब्यूट ऑफ R1 intersection attribute of R2 not equivalent to 5. That means there must be exist at least one common attribute, right? And common attribute must be a key for at least one of the relation. जैसे जब भी हम डिकम्पोज कर रहे थे तो आपने देखा हो कि जो हमने कॉमन एट्रीब्यूट रखा दूसरे में वो हमने सुपर की बनाई, ठीक है. सो इन दैट केस थर्ड रूल इज सेइंग दैट कि कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी ए की फॉर एटलीस्ट वन रिलेशन. सो R1 और R2, attribute of R1 intersection attribute R2 that derive attribute of R1, or attribute of R1 intersection attribute of R2 that must drive attribute R2. Means at least किसी एक रिलेशन को ड्राइव करना चाहिए, ठीक है. So this is called lossless joint decomposition. If we have a decomposed relation into R1 and R2 that is equivalent to the original relation, right? So how to check? We have to check with the three conditions. One is कि आपके यूनियन कराएं एट्रीब्यूट्स का, जो डिकम्पोज रिलेशन है तो वो ओरिजिनल रिलेशन के एट्रीब्यूट के इक्विवेलेंट हो, एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट आपका कॉमन हो, और कोई ना वो जो एट्रीब्यूट कॉमन है वो किसी न किसी एक रिलेशन की कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए, ठीक है. ये बात क्लियर हो रही सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है. और गेट अगर आप देते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें ये जरूर पूछा जाएगा कि वेदर दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसी और लॉसलेस, राइट. और ये फाइनल एग्जाम में भी आएगा, ठीक है. नाउ dependency preserving, this is a desirable property, not essential property, but in the case of the lossless joint decomposition it is an essential property, right? That must be whole when we decompose any relation. But in the case of the desirable property, that is dependency preserving decomposition,
decomposition of a relation R into relation R1 and R2 if all dependencies of R either must be a part of R1 or R2 or must be derivable from combination of FDs of R1 and R2. क्लियर हो रही बात? क्या मतलब है कि जब भी आप कोई भी रिलेशन को डिकम्पोज कर रहे हैं तो जो आपकी ओरिजिनल रिलेशन में आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो आइदर आपके सब रिलेशन में होनी चाहिए, अगर नहीं भी हो रही हैं तो वो रिलेशन जितनी भी एफडीज आपकी हैं उनसे वो डिराइवेबल होनी चाहिए, राइट? Means using the inference rule, if you can derive all other FDs, then it is okay. So that case, it say it is a dependency preserving decomposition, right? अगर नहीं है तो dependency preserve नहीं हो रही है, right? Now, so we have